हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी 12th क्लास की ज्योग्राफी की। इसमें हम प्राथमिक क्रियाएं इससे पहले देख चुके थे और प्राथमिक क्रिया क्या होता है उसमें हमने देखा था कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे तौर पर हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, वनों से लकड़ी प्राप्त होना और कपास, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है वो किस चीज़ में आती है? प्राथमिक क्रिया में आती है। अब उसके बाद देखेंगे हम द्वितीय क्रिया के चैप्टर में द्वितीय क्रियाएं क्या हैं। अच्छा, ये सभी जो है प्राथमिक, द्वितीय और चतुर्थ, ये सभी क्या है? ये हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। और आर्थिक क्रियाएं भी हैं जिनके तहत मनुष्य अपने यानी कि मानव अपने जीवन का सुचारू रूप से संचालन करता है। वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें शुरू करते हैं चैप्टर को। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनका उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। फिर है द्वितीय गतिविधियां। द्वितीय गतिविधियां क्या है? द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देता है। जैसे कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। यानी कि जब उसका कपड़े के उसमें यूज आने लगेगा तो कपास क्या, जब उसको हमने बाद में कपड़े के मटेरियल में यानी कि कपड़े के मटेरियल में उसको चेंज किया तो क्या हो गया? उसका मूल्य बढ़ गया। जैसे कि खेत में गन्ना है, गन्ने के बाद उसकी चीनी बनी तो क्या हुआ? उसका मूल्य बढ़ गया। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खाद्यान्नों से प्राप्त लोह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और उसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खादानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में यह भी बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण यानी कि अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। अब विनिर्माण क्या है? विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लौह एवं इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। अब आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं जैसे कि कौशल का विशिष्टीकरण यानी कि उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही कार्य करता है। अब इसमें ये दिया गया उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण क्या है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसे यंत्रों के द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य पर तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई है जिसकी
भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग नामक शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसका मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण प्रक्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी कच्चे माल को जो मशीनों की सहायता से हम परिष्कृत करते हैं, बनाते हैं, तो किसकी श्रेणी में आता है? विनिर्माण की श्रेणी में आता है। अब है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यानी कि यंत्रीकरण को विकसित करना है। पुनर्निवेशन एवं समृद्ध पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखानों जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, पूरे विषय में नजर आने लगी है। आर्टिफिशियल इसको बोल सकते हैं। अब है प्रौद्योगिकी नवाचार, इनोवेशन, मतलब हम क्या क्या नई टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरीके से और बना सकते हैं। ठीक है। नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास मान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष का महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा स्थिरीकरण, आधुनिक निर्माण की विशेषता, एक जटिल प्रौद्योगिकी अत्यंत विशिष्टीकरण, स्वयं विभाजन के द्वारा कम प्रयास है, अल्प लागत से अधिक माल उत्पादन, अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। अब है अनियमित भौगोलिक वितरण क्या है। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भू भाग पर इनका विस्तार है। यह देश का आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र के आच्छादित करने की दृष्टि से ही विनिर्माण एवं स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट एवं कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म हैं, जिसमें से 10-20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें से 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद समाकलित कारखानों को संविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले अब कुछ कारण क्या क्या। बाजार की अभिगम्यता। बाजार की अभिगम्यता क्या है कि उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारण उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना भी बहुत जरूरी है। और बाजार से तात्पर्य क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों की खरीदने की क्षमता। दूरस्थ क्षेत्रों जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों में युक्त यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार है। अब जैसे कि कोई देश माल तो तैयार कर रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और लेकिन उसकी खपत है नहीं है, खरीदने वाली जनता है नहीं, या उसके ऊंचे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या है, वो वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पूरी मशीनों पे खर्च किया गया, जो मजदूर रखे गए उन पे खर्च किया गया, लेकिन लागत इतना नहीं आ पाई है क्योंकि मार्केट में आके लोगों ने उसको नहीं खरीदा है या उनके लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम कोई माल तैयार करते हैं तो उसके लिए बाजार का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड के आधार पर ही, डिमांड यानी मांग के आधार पर ही वस्तुओं की खपत होती है बाजार में। तो किसी भी माल को हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए बाजार होना भी बहुत जरूरी है। जैसे चाइना कोई माल तैयार करता है, उसके लिए अपने यहाँ पर तो खपत है, लेकिन वो इंडिया में भी अपने माल को खपत करता है, यानी कि उसने एक बाजार बनाया हुआ है। और जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है किसी भी चीज़ की और उसको खपत करने के लिए उसके पास बाजार हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे चीज़ों की कीमत भी ज़्यादा रखनी हो। उसको एक प्रोडक्ट की कम कीमत रखने पर भी और बाजार में खपत करने पर भी उसको उसकी कीमत उतनी मिल जाती है।
उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। अब कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित हैं, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिकी प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है ऊर्जा के स्रोतों के समीप लाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। प्राचीन काल में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। उसी तरीके से परिवहन संचार की सुविधाओं का अभिगम्यता, यानी कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अप्रत्यक्ष ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहन नीति में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों के हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सरकारी नीति। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिससे के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। अब समूहन, अर्थव्यवस्था एवं अभिगम्यता। उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योगी की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। अब स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित है। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके बाहर में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। यह उद्योग संगठक गुर्जों पर निर्भर रहते हैं, कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम होता है एवं श्रमिकों को भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। अब विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों को उनके कच्चे माल उत्पादन स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे आकार पर आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू एवं कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो स्वयं उपभोग करते हैं या इसमें स्थानीय बाजार के गांवों में विक्रय कर देते हैं। कभी अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त
लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, अब छोटे पैमाने के उद्योग, अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।